स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो पीजीटी फिजिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बेसिक फंडामेंटल्स मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सोच रहा हूँ कि जो देश के अंदर बच्चे पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ कंसेप्चुअल वीडियो दूँ और बताऊँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सब क्वेश्चन के साथ में। और फ्यूचर के क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उन्हें भी डिस्कस करूँगा, जो फर्दर स्कोप है आने के उन्हें भी डिस्कस करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए वीडियो समर्पित करता हूँ। तो इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा छोटे छोटे कंसेप्ट, बताना चाहूँगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो कुछ जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हम एक क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलता है जनरली, क्वेश्चन जो आता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट मैं इसमें डिस्कस करूँगा और फिर इन्हें लॉन्ग टर्म तक जाकर डिस्कस करूँगा। तो ये मेरी जो वीडियो है बेसिकली वो मैकेनिक्स में है, बेसिक मैकेनिक्स की चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कैसे क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। तो डिस्टेंस में क्या होता है कि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, फिर पता चला दूसरे पॉइंट से उसी पॉइंट पर वापस आती है, तो अगर हमसे कहा जाए डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस तरीका के क्वेश्चंस आते हैं। खासतौर से क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीका का आता है कि सर्कुलर में मोशन कराता है एक सर्कल के अंदर, रेडियस आर्क ले लेता है और कहता है कि पॉइंट ए से लेके कोई बॉडी मास एम की यहाँ है और एक पॉइंट बी तक जाती है, कई बार बी तक पहुंचा देता है, कई बार सी तक पहुंचा देता है, कई बार डी तक पहुंचा देता है और कई बार इसके कई सारे चक्कर लगवा देता है। इस तरीका से इस पर क्वेश्चन आते हैं और इसमें पूछता है कि डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल जो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो अंतर है वो हम सबसे पहले जाने के डिस्टेंस हम किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं। तो सपोज क्या कोई बॉडी पॉइंट ए से चलती है और पॉइंट बी तक जाती है, ये सपोज क्या यहाँ तक जाती है बी तक और ए से बी तक जाती है पहले, और जो इसके जो चली गई डिस्टेंस है वो इस समय पे ए बी होगी, ए से बी तक अगर जाती है। और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये डिस्टेंस भी उतनी होगी और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्वल होगा अगर ए से बी तक जाती है। तो यही तो वैल्यू हमारी हो जाएगी डिस्टेंस की और यही वैल्यू जो हो जाएगी ए बी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन चलती है तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जाती है तो स्ट्रेट लाइन का सबसे सिंपलेस्ट मतलब ये होता है कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सारा सेम होता है। अब ए से बी तक गई और स्ट्रेट लाइन में गई तो दोनों को इक्वल करेंगे। अगर बॉडी फिर क्या करते हैं कि ये बॉडी मास एम की थी, ए से बी तक जाती है, बी से फिर वापस आ जाती है, तो ए से लेके पहले बी तक जाती है बॉडी और बी से लेके बॉडी जो है फिर ए तक आ जाती है। बॉडी का मतलब होता है वस्तु से, तो ए से बी तक जाती है और बी से ए तक जाती है, फिर पूछता है हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो क्या करेंगे, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे ए से बी और बी से ए तक, तो डिस्टेंस तो हमारी जो चली हुई होगी वो ए से लेकर बी, पहले इसी को ले और फिर बी से ए तक आया, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बेसिकली जो है इस केस में हो जाएगा क्योंकि बॉडी उसी पॉइंट पर आ गई जिससे चली थी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर हमें पता होना चाहिए कि ए से बी तक अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है और केवल एक ही तरफ चलती है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। और साथ साथ ये भी जाने कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर हमसे कहता है, जैसे सपोज किया डायग्राम में हमसे कह देता है कि कोई बॉडी ए से लेके बी तक जाती है और बी से लेके सी तक जाती है, यहाँ से कह देता है कि ये जो ए से लेके बी तक डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और बी से लेके सपोज किया सी तक जाने के बाद कहता है कि 3 मीटर है। इस तरीका के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कहता है इसमें डिस्टेंस बताइए और इसमें डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो क्या करें कि ए से लेके सी तक ये पॉइंट मिला दें। जैसे हम इससे में मिला देंगे तो स्ट्रेट बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी, जहां से बॉडी चली थी और जहां तक पहुंची थी वहां से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और जो डिस्टेंस उसकी आएगी, जो मतलब ए सी होगा, वो हमारी जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो AC होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जिस पॉइंट से बॉडी चली और जो हमारी बॉडी जहां तक पहुंची उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन हम मिला देते हैं, वो जो हमारी दूरी आती है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्टेंस जो यहाँ पर होगी वो तो डिस्टेंस अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए तो डिस्टेंस आप मार्क करेंगे ए से बी
और मार्क करेंगे बी से लेकर सी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर यहाँ चली बॉडी, 3 मीटर यहाँ चली, तो ये डिस्टेंस हमारी जो आ जाएगी वो 7 मीटर आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट में हम पाइथागोरस यूज करेंगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें चाहिए तो हम कैसे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जो करना होगा वो हमारा होगा ए से लेकर सी तक की वैल्यू चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ए सी स्क्वायर, ये हमारा जो होगा हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी पाइथागोरस थ्योरम से वो हमारी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ए बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, वो हमारी हो जाएगी 4 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू जो होगी वो 3 स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से ए सी हमारा 5 मीटर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जिस पॉइंट पे बॉडी चलती है और उस पॉइंट से और जिस पॉइंट तक पहुंचती है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमसे कहता है तो सीधी स्ट्रेट लाइन मिला दें उससे उस पॉइंट तक की, और सिंपली हमें वहां से जो बॉडी है उसका हमें पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा कि उसकी बॉडी का हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। डिस्टेंस उसके द्वारा कुल चली गई दूरी होगी, तो ए से बी पे गई है, बी से सी पे गई है, तो 7 मीटर जो होगा 4 मीटर और 3 मीटर को जोड़ दें, और ये हमारा जो वेक्टर पैरामीटर होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा पाइथागोरस से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये मुझे उम्मीद है। और जनरली जो हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि सदा जो हमारी डिस्टेंस होती है, और भी इस बात को भी याद रखें कि डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो सदा या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। ये भी हमारे पास ये ट्रिक हमें पता होना चाहिए। और ये डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल जब होगा जब कोई बॉडी हमारी सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्ट्रेट लाइन के अंदर, और बॉडी केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, वापस ना आए उस पॉइंट पे, और सीधी स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं स्ट्रेट लाइन में, और डिस्टेंस हमारी सदा ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से, जैसा हम इस केस में देख रहे थे। तो इस चीज के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर कुछ समझे क्वेश्चन आता है, इस पर तो बहुत ही क्वेश्चन आता है सर्किल में जब वो कराता है। तो कहता है बॉडी ए पे थी, इस पॉइंट के ऊपर थी, वे के साथ एक सर्किल में मूव करती है, कहता है ए से लेकर सी पहुंच जाती है, तो यहाँ से पहुंचता है और कहता है अपोजिट जो हमारा डायमीटर है उसके अपोजिट में पहुंचती है, तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, उसके अपोजिट में यहाँ पहुंचती है। कहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताएं, और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ पूछता है डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है और इसमें बतानी है हमें डिस्टेंस। कब बतानी है? जब बॉडी ए से लेकर सी तक पहुंचती है, ए टू सी तक। तो क्या करें, जो स्ट्रेट लाइन हम इसमें सीधी मिला दें, तो जो ये सीधी स्ट्रेट लाइन होगी वो तो हमारा बन के आ जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो आर ये है, आर ये है, तो डायमीटर हो जाएगा ये 2r, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है यहाँ वो हमारी 2r आ जाएगी, और डिस्टेंस जो होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी जो इसमें चली है, और ये पूरा क्योंकि 2πr होता है, और ये जो इसका πr हो जाएगा क्योंकि सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, हाफ सर्कमफ्रेंस इस सर्किल का, तो डिस्टेंस जो है हमारी πr होगी। अब अगर कहता है कि कोई बॉडी ए से लेकर डिफरेंट पॉइंट जो से गुजरती हुई उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है सर्कुलर पोर्शन में रेडियस r में, तो कहता है कि बॉडी ए से लेकर बी पॉइंट होते हुए बी से फिर सी जाती है, सी से डी जाती है, और ये वापस आ जाती है उसी पॉइंट पर। कहता है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो जब पॉइंट बॉडी उसी पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट उसका सदा 0 होगा, क्योंकि यहाँ से और इसी पॉइंट पे आ गई तो वही पॉइंट हमारा पहला पॉइंट था, वही हमारा लास्ट पॉइंट हो गया, तो उनमें पॉइंटों में कोई अंतर नहीं होगा, तो सीधा हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। और अगर हमसे पूछता है पूरे सर्किल के अंदर जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसके अंदर डिस्टेंस उसने कितनी चली, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो आ जाएगी, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारी यहाँ 2πr होगी। तो ये क्वेश्चन इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी के बड़े पैट क्वेश्चन है, दिस वन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कौन सा बड़ा होता है, तो ये हमें तीनों चारों पांचों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट, ये ऐसी चीजों को आपको सीखना है पीटी के एग्जाम पास करने के लिए, इसी तरीका के कंसेप्ट आते हैं। कई बार क्या कहता है जैसे कहता है कि पार्टिकल जो है सपोज किया, इस तरीका का क्वेश्चन इसमें दे देता है कि सपोज किया 1 मिनट के अंदर जो है पूरा चक्कर लगाता है कोई मास m का पार्टिकल सर्किल के अंदर। अब कहता है कि हाफ मिनट के अंदर बताएं कि 1 मिनट में कोई पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ चलता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। अब कहता है कि हाफ मिनट के बाद में बताएं कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी, उसके द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम देखें 1 मिनट में पूरा राउंड लगा रहा है तो हाफ के अंदर भी हाफ राउंड यहाँ तक पहुंचेगा। अगर उसकी वेलोसिटी
लगातार चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जब हम इसे कैलकुलेट करने को चलेंगे तो हाफ मिनट में सिंपली यहाँ पे होगा पार्ट के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस तो पाई आर हो जाएगी, आर स्मॉल आर की बजाय से कैपिटल आर से दिखा दें, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। सपोज क्या 3/4 मिनट में पूछता है तो याद रखें 3/4 मिनट में यहाँ होगा पार्ट के, तो 3/4 मिनट में यहाँ पर पार्ट के होगा, तो ये हमारा 2πr था पूरा का पूरा, तो 3/4 × 2πr जो है वो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार रखें। और अगर कोई यहाँ से पूछता है कि अगर पार्ट के यहाँ पे है आप उसका डिस्प्लेसमेंट बताएं, उसके द्वारा चली गई दूरी बताएं, अगर यहाँ पे पहुंचा है यहाँ से चालू होकर, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये पूरी की पूरी हमारी 3/4 × 2πr होगी, जो चली गई डिस्टेंस है। क्यों होगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा 1/4 हिस्सा यहाँ हो गया, हाफ यहाँ हो गया, 3/4 ये हो गया, 2πr ये पूरा था तो 3/4 का 2πr कर दें। और अगर यहाँ से कहता है कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर यहाँ पे अगर पार्ट के डी पॉइंट पे है, पूछता है किसी के अंदर हमें बताना का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच दें इस तरीका से, तो ये भी डिस्टेंस हमारी आर होगी, ये भी आर होगी, तो ये √2r आंसर बात कर देंगे, तो स्ट्रेट लाइन से ये डिस्टेंस √2r रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसका पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करेंगे। और एक चीज हमें सदा याद रखनी है कि जो वेलोसिटी है वो हमारी वेलोसिटी जो होती है वो हमारी रहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के ऊपर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें वेलोसिटी ऑब्टेन होती है। और स्पीड जो होती है वो याद रखें वो हमारी होती है, स्पीड को हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी याद रखें। डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है और टाइम ये दोनों ही स्केलर है, तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो होती है हमारी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये हमारी स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर टाइम से निकालते हैं हम, और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकालते हैं। तो ये चीजें याद रखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर टाइम हम टाइम से दोनों फैक्टरों को डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जो हमारी स्पीड है वो हमारी जो वेलोसिटी है या तो उससे ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। स्ट्रेट लाइन में अगर चलता है पार्टिकल और ए से लेकर बी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो स्पीड और वेलोसिटी जो सेम हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल जिगजैग पाथ करता हुआ जाता है तो उस समय पे जो है हमारा केस सेम का नहीं होगा, उस समय पे पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो हमारी ज्यादा होगी और वेलोसिटी कम होगी। तो ये याद रखें। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चनों को तैयार रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट आपको तैयार रखने पड़ेंगे कंप्यूटर दुनिया में, इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के कंसेप्ट। तो मैं खास तौर से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप जब तैयारी करें तो छोटे छोटे कंसेप्टों से उठना शुरू करें, छोटी छोटी चीजें पढ़ें, उसके बाद में अपने लेवल को थोड़ा सा अप करते चले जाएं, तो फिर आपके लिए चाहे आसान रहेगी कंपटीशंस की। यही ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से मुझे पता है क्वेश्चन पहले भी आते रहेंगे और आगे भी आते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अंतर बता रहा था, खासतौर से जो मैं छोटा टॉपिक है अभी तक डिस्कस कर पाया उसमें मैं बता रहा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर, उनके बीच में रिलेशंस, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बता रहा था और साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा था वेलोसिटी और स्पीड में हम कैसे किस तरीके से लेकर चलते हैं, वो हमारे लिए सदा ही महत्वपूर्ण होता है। एक क्वेश्चन जो मैंने लगातार देखा है कंप्यूटर दुनिया में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैं बताना चाहूंगा जो लगातार पूछा जाता है, कहता है कि एक जो बॉडी है मास एम की वो चलती है और यहाँ से चलती है और क्या होता है ए से लेकर बी तक बॉडी जाती है और क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि पहली जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये हाफ पोर्शन में डिवाइडेड, जो पहली डिस्टेंस है इसको हम एस कह दें। पहली डिस्टेंस जो हाफ s/2 है वो उसमें पार्ट की v1 वेलोसिटी से चलता है, बाद की s/2 डिस्टेंस में वेलोसिटी v2 से चलता है। और फिर पता है क्या पूछता है क्वेश्चंस में, पूछता है इसका एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एक बड़ा पैट क्वेश्चन है, लगातार कंप्यूटर दुनिया में पूछा जाता है, खासतौर से पीएचडी के पेपरों में तो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन रहता है जहां क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। इसमें एक क्वेश्चन और फर्दर पूछा जाता है, मैं उसे भी थोड़ा बता देता हूँ कि इसी के अंदर कहता है कि जो ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है, पहली जो डिस्टेंस है उसे 3 पार्ट्स में बांट देगा। s/3 को तो कहता है पूरी डिस्टेंस ऐसे s/3 v1 से चलता है
अगली s/3 डिस्टेंस जो है वो v2 से चलता है, अगली s/3 जो है वो v3 से चलता है। और ये भी याद रखें कि वेलोसिटी में और स्पीड में हम दोनों अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है तो दूसरा भी दे सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात होती है। तो इस चीज को याद रखें, दोनों ही स्ट्रेट लाइन पाथ मैंने दिखा रखे हैं, इसमें भी एवरेज हमें वेलोसिटी निकालनी है, इसमें निकालनी है। और इसको फिर क्या करें, 4 पार्ट्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सोल्व करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे से कहूंगा, लगातार पूछा जाता है इसके ऊपर। तो क्या करेंगे, टाइम टेकिंग कैलकुलेट करने, यहाँ पे टाइम टेकिंग मान लें t1 और यहाँ पे मान लें टाइम टेकिंग t2। तो टाइम टेकिंग जो नेट टाइम टेकिंग होगा उसको लिख लें पहले, वो हमारा हो जाएगा t1 + t2। ये हमारे पास सबसे सिंपल है कि टाइम टेकिंग को ले। टाइम टेकिंग के लिए हम क्या करेंगे कि जब यहाँ से हमने a से लेकर b, यहाँ पे c पॉइंट ले लें, तो a से लेकर c तक जो समय ले रहा है पार्टिकल वो t1 ले रहा है, और c से लेकर b तक टाइम टेकिंग जो है t2 है। अब इसमें क्या करें कि जो हमारा टाइम है उस t1 की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख दें, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी s/2 और v1। क्यों होगा, क्योंकि टाइम जो होगा, ये जो हमारी बॉडी ने डिस्टेंस चली है वो s/2 है, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ पे जो टाइम टेकन हो जाएगा s/2 v1 हो जाएगा। क्यों, डिस्टेंस तो s/2 हो गई, ये हमने देख ही रखा, और t2 की जो वैल्यू है वो उसी तरीका से s/2 v2 हो गई। तो टाइम को हमने इस इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 2 में कर दिया। t1 तो हो गया हमारा a से लेकर c तक, वो टाइम टेकन हो जाएगा, डिस्टेंस तो चली गई है s/2 और वेलोसिटी है v1, तो s/2 v1। और यहाँ पे जो होगा c से लेकर b तक टाइम टेकन t2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो t2 की वैल्यू हो जाएगी वो डिस्टेंस s/2 लेने और वेलोसिटी v2 लेने, तो ये टाइम टेकन हो गया। अब इधर हमें क्या लेना होगा, t जो है यहाँ पे डिस्टेंस है हमारी s, टोटल जो डिस्टेंस चली गई है, और वहां पे वेलोसिटी को ले लें v एवरेज, क्योंकि जो टोटल टाइम है उसमें जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो s है, और वेलोसिटी को कहते हैं कि जो जिस वेलोसिटी से चला वो वेलोसिटी उसकी v एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमें v एवरेज कैलकुलेट करना है, तो अब हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/v एवरेज इक्वल टू s से s को कैंसिल आउट कर दें पूरे एक्सप्रेशन से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2v1 + 1/2v2। इस तरीका से ले लें। फिर यहाँ पे क्या करें, 2v1 v2 को हम कॉमन निकाल दें, तो 2v1 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू v2 + v1 आ जाएगी। तो v एवरेज हमारे पास यहाँ सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा 2v1 v2/v1 + v2। बहुत बार क्वेश्चन इस फॉर्मूले को आता है, बहुत ज्यादा बार मैंने क्वेश्चन देखा है इस फॉर्मूले पे। कहता है कि v1 देता है, v2 देता है, कहता है कि एक कोई बॉडी है या कोई, कई बार ट्रेन कह देता है, कई बार बस कह देता है, कहता है कि जो हाफ चलनी है उसमें वेलोसिटी इतनी दे रखी है, और फिर दूसरी वाली जो हाफ जो डिस्टेंस है उसमें जो है वेलोसिटी इतनी दे रखी है, और फिर कहता है एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, v1 + v2/2 कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस ऐसे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में बांट रहा है तो याद रखें, जब भी डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में बांटता है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2/v1 + v2। अब v1 और v2 हमने देखा क्वेश्चन में, सपोज किया, उसने कहा कि पहली जो डिस्टेंस है उसमें बताता है कि 50 किलोमीटर/आवर से बस चलती है पहली हाफ डिस्टेंस तक, और दूसरी के लिए कह देता है 60 किलोमीटर/आवर तक चलती है। अब कहता है कि एवरेज निकालें, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 × 50 × 60/50 + 60 करेंगे, और उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे किलोमीटर/आवर में, सिंपली हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू देगा, लेकिन आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे जो भी वैल्यू दे, तो उसी तरीका से आप इसे सॉल्व कर लें। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन 3 में डिवाइड होता है, तो क्योंकि मेरा क्या मानना होता है, इसमें तो बहुत क्वेश्चन आ चुका है इस पैटर्न पे। अब हो सकता है कि जो हमारे a से लेकर b तक है, बॉडी को a से लेकर b तक ले जाए कोई भी वस्तु को, और कहता है कि आप b एवरेज निकालें, तो किस तरीका से लेकर चलेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जाए। टाइम टेकन जो होगा उसको t को a से लेकर b तक जाने के लिए c और d यहाँ पे ले लें, तो t की वैल्यू को t1 + t2 + t3 यहाँ पे अप्लाई करें। इसको t1 की वैल्यू को हम सिंपली लिख देंगे s/3v1 + s/3v2 + s/3v3, क्योंकि डिस्टेंस तो s/3 और वेलोसिटी v1 हो गई, तो यहाँ पे टाइम टेकन t1 जो यहाँ से यहाँ तक लगा वो इतना होगा। c से लेकर d तक टाइम टेकन t2 की वैल्यू s/3 इतनी डिस्टेंस, और v2 हमारी वेलोसिटी है, और s/3 जो है वो डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी v3 मान रखी है, टाइम टेकन जो है हमारा
T3 हो गया। तो यहाँ से T की वैल्यू को सिंपली जब लेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल जो चली वो SB और यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है उसको V एवरेज ले लें। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो S को पूरा कैंसिल आउट कर दें यहाँ से, तो यहाँ से 1/V एवरेज की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/3V1 प्लस 1/3V2 प्लस 1/3V3। इस तरीका से वैल्यू होगी। तो क्या करें इसे फिर हम 3V1 V2 V3 हम यहाँ एलसीएम में ले लें। 3V1 होगा तो यहाँ V2 V3 हो जाएगा प्लस यहाँ से 3V2 को हटा दें, V1 V3 हो जाएगा और 3V3 को हटाते हैं यहाँ से, ये हमारा V1 V2 हो जाएगा। तो V एवरेज यहाँ से सिंपली निकाल पाएंगे। V एवरेज इक्वल टू 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3। तो अगर डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में पूछता बांटता है पहले और V एवरेज पूछता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस तरह के क्वेश्चंस इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आया है। अब आप इस पर तैयार नहीं, 4 में बांट देता है तो उसी पैटर्न को फिर से अपनाएं। अगर यहाँ से 4 में बांटता है तो S/4 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 और देख लें कि इक्वल में बांटा है या अनइक्वल में बांटा है। अगर अनइक्वल में बांटा है तो उसके लिए भी मैं तरीका केवल आपका यही रहेगा। जैसे कह सकता है इस तरीका से कि इस तरीका का क्वेश्चन दे सकता है कि A से लेकर B तक जाता है। क्या कहता है कि पहली जो डिस्टेंस S/2 है, S/2 तक की जो डिस्टेंस है पूरी डिस्टेंस S है, कहता है वेलोसिटी मिलन है। S/2 से लेके 3S/4 तक जब जाता है तो वेलोसिटी हमारी V2 है और 3S/4 से लेके S तक जाता है तो वेलोसिटी V3 है। अब कहता है V एवरेज निकालना है। तो पैटर्न आपको यही रखना है, उसी तरीका से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब टाइम टेकन जो आपको निकालना है, यहाँ पे T1 मान लें, इसको T2 मान लें, इसको T3 मान लें। तो यहाँ पे टाइम टेकन फिर से क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरीका से लें। और T1 जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है हमारी S/2 और वेलोसिटी है V1, तो टाइम टेकन हो जाएगा यहाँ से S/2V1। यहाँ पे जो T2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S/4 है, जो कि इनका अंतर कर लें। तो यहाँ से S/4 इंटू V2 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ से जो डिस्टेंस हमारी बचेगी S/4 होगी और वेलोसिटी यहाँ पे V3 और टाइम टेकन को यहाँ पे फिर से कर लें S/V एवरेज। इस फॉर्मूले से करें, S को S से कैंसिल आउट करें, V एवरेज यहाँ से कैलकुलेट कर लें। तो अगर इस तरीका का क्वेश्चन आता है तो ऐसा सॉल्व करें। यहाँ से 3 में बांटता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। यहाँ पे वेलोसिटी दे सकता है कि पहले 3 जो 1/3 जो डिस्टेंस चलती है इतनी वेलोसिटी से चलती है, उसके नेक्स्ट वाली जो है 3 से चलती है, उससे नेक्स्ट जो S/3 डिस्टेंस है 3 से चलती है। और फिर पूछता है V1 V2 V3 देके V एवरेज निकालें, तो ये लगाएं। अगर इक्वल पार्ट में बांटता है, अनइक्वल में फिर इस पैटर्न को अपनाएं। और अगर जो हमारी डिस्टेंस है उसे 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहा है तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करें। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस में देखता हूँ, लगातार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चंस करना है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे मैं कहूँगा, कई बार क्या कहता है डिस्टेंस नहीं देता बल्कि टाइम देता है कि इतने समय तक वेलोसिटी इतने से चला पार्टिकल, और इतने जो हमारा जैसे कहेगा कि एक पार्टिकल जो है पहले जो टाइम T1 तक, पहला टाइम T1 A से लेकर C तक चला और वेलोसिटी V1 से चलता है। फिर कहता है कि C से लेके और D तक, A से लेकर C ले लिया हमने, D ले लिया। कहता है नेक्स्ट टाइम T2 तक वेलोसिटी जो है वो V2 है। अब कहता है इसके अंदर V एवरेज निकाले। तो V एवरेज इसमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस V एवरेज के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करें V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये हमें इसमें एक्सप्रेशन यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है पहले इसको ले लें, V1 T1 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो V2 T2 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, टोटल टाइम इतना हो जाएगा। तो टोटल चली गई डिस्टेंस तो हमारे पास ऊपर आ जाएगी और टोटल टाइम जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। इस तरीका से हम करें तो जब टाइम टेकन T1 और वेलोसिटी V1 शुरू में दे और बाद में टाइम T2 दे, तो अगली जो हमारी चली गई दूरी है उसमें वेलोसिटी V2 दे और कह के V एवरेज निकालें, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। जब हम डिस्टेंस को पार्ट्स में बांटे तो इन कंसेप्टों को अप्लाई करना है। टाइम का डिवीजन हो तो इस एक्सप्रेशन को यूज करना है। ऐसे भी कह सकता है कि बॉडी हमारी A से लेके और हमारी बॉडी जाती है, पहले जो हमारे
ए से लेकर कुछ डिस्टेंस बी तक जाती है वेलोसिटी v1 से और टाइम टेकन है t1, b से c तक जाती है जहाँ वेलोसिटी v2 है और टाइम टेकन t2 है, c से d तक जाती है जहाँ वेलोसिटी v3 है और टाइम टेकन t3 है। तो इसी पैटर्न से हमें जाना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो v1 t1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो v2 t2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो v3 t3 हो जाएगी और टोटल टाइम हमें पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे v एवरेज जो निकलेगा ऐसे केस में वो हम यूज कर लें v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, ये तो हमारी टोटल जो है डिस्टेंस चली गई होगी और टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3। और अगर हमारे 4 के साथ आता है तो यहाँ पे प्लस t4 जोड़ दें प्लस t4 यहाँ पे जोड़ दें। इस तरीका से क्वेश्चन रखें। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो पीजीटी के बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले मैंने कहूंगा जिन पर क्वेश्चन आते हैं। v1 v2 की वैल्यू को पुट अगर डिस्टेंस को दो पार्ट्स में बांटता है, आधे मतलब हाफ को कहता है उसे v1 से चलता है, नेक्स्ट हाफ को कहता है v2 से चलता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में बांटता है, यहाँ पे जो है v1 v2 v3 अलग अलग पार्ट्स में, पहले पार्ट्स में v1, दूसरे 1/3 पार्ट के लिए वेलोसिटी हमारी v2 देता है, नेक्स्ट जो हमारा 1/3 पार्ट है चला गया उसके लिए अगर v3 देता तो ये फॉर्मूला यूज करें। और इसमें अगर डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से है तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करें। यहाँ पे टाइम टेकन अगर डिवाइड होता तो टाइम टेकन के लिए v एवरेज के लिए इस एक्सप्रेशंस पे जाए। तो ये हमारे सारे ही ऐसे कंसेप्ट हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में जो डिस्कशन दे रहा हूँ, एक लाइन ऑफ एक्शन दे रहा हूँ, तो पीजीटी का जो डेली आता है उसमें आपको कैसे कर सकता हूँ। जनरली बच्चे क्या है कि जो पीजीटी में खासतौर से यूपी में सिलेक्शन चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी लोग भरें क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, उसका भी भर दें। जो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है या जो लोग नेट क्वालिफाई हैं उसके लिए लें। उस पर भी मैं कुछ वीडियो डालूंगा, कंसेप्चुअल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा कैसे आप उसके लिए तैयार करें। ये वीडियो मेरी खासतौर से पीजीटी के स्टूडेंटों के लिए है, चाहे वो यूपी में तैयारी कर रहे हों, चाहे वो देश के किसी भी स्टेट में रहते हो। पीजीटी का जो लेवल है मोर और लेस सभी जो स्टेट में करीब करीब सेम रहता है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली जो है मैंने जो मेरा डेडिकेशन है जिसके लिए मैं बना रहा हूँ वो खासतौर से यूपी पीसीएस में जो लेक्चरर एग्जाम होना है उसको प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए, जो पेपर होना है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो यूपी में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पेपर होता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये सभी स्टेटों के स्टूडेंटों को, चाहे वो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एमपी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बाकी देश के किसी भी मतलब स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए बेनिफिट देगा। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैं 2-3 चीजें डिस्कस कर रहा था। एक हमारा एक क्वेश्चन जो है एक्सीलरेशन के कंसेप्ट पर आता है, तो मैं चीजें बताना चाहूंगा। एक्सीलरेशन हम कैसे लेकर चलते हैं, एक्सीलरेशन पर भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, एक्सीलरेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो हमारी होती है dv/dt। ये होता है कि वेलोसिटी, अगर मैं डायग्राम का समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाऊंगा कि ये हमारा कोई पार्टिकल जिसका मास m था, पॉइंट A पे था, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी उसकी v थी। b पे पहुंचता है, b पे जो चलता है, यहाँ पर टाइम टेकन उसका t था, b पे पहुंचते पहुंचते टाइम टेकन तो उसका t प्लस dt हो गया। इस पे वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v प्लस dv हो जाती है। तो एक्सीलरेशन आप हम कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन निकालेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ, और साथ साथ हम इसको लेकर चलेंगे कि टाइम में कितना चेंज है। तो इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब कि वेलोसिटी का चेंज जितने समय में हुआ है वो टाइम यहाँ पे रखते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी v थी, बाद में v प्लस dv होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी लेके चलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो v प्लस dv तो v पे है, ये फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट के लिए, और ये v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी। और टाइम टेकन कितना था, t प्लस dt, यहाँ टाइम हो गया, शुरू में जो टाइम था वो हमारा t था। तो एक्सीलरेशन का हमारा जनरल एक्सप्रेशन जो बन गया वो एक्सीलरेशन बन गया dv/dt। इस तरीके से हम इसे लेकर चलते हैं एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन आपको, मुझे उम्मीद है, डिफाइन करना आ गया होगा। उसमें याद रखिएगा अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, v और v प्लस dv हमारा अगर 0 हो जाए, मीन्स a पे भी वही वेलोसिटी हो और b पे भी वेलोसिटी हो, अगर वेलोसिटी हमारी सेम रहती है तो यहाँ पे क्या होगा, dv 0 होने का मतलब हुआ एक्सीलरेशन 0। तो अगर v चेंज नहीं होता,
v चेंज का मतलब हुआ कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। ये सबसे पहले समझे। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव कब होगा? एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव जब होगा, dt तो सदा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि टाइम सदा बढ़ता है। यहाँ से यहाँ तक बॉडी को पहुंची तो टाइम जो यहाँ था चलने के बाद में समय बढ़ जाएगा, तो dt तो सदा ही पॉजिटिव होगा। अब हम ये देखें कि ये जो हमारा dv है वो बढ़ा, मतलब ये टर्म बढ़ी या घटी। अगर ये वैल्यू बढ़ती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि dv हमारा पॉजिटिव हो गया, dt पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और इसमें कहेंगे कि वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब वेलोसिटी टाइम के हिसाब से इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होने से गतिज ऊर्जा बॉडी की बढ़ती जाती है। तीसरा केस जो हमारा यहाँ होगा वो होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव का। एक्सेलरेशन नेगेटिव जो होगा उसमें वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी विद टाइम। ये हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो जाने कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है टाइम के हिसाब से, यहाँ से a से लेकर b तक जाती है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वेलोसिटी v के मुकाबले जो है ये वैल्यू कम हो जाती है, तो dv माइनस होगा तब ये वैल्यू कम होगी, और dv अगर नेगेटिव हो रहा तो वेलोसिटी घट रही है, एक्सेलरेशन कहते हैं नेगेटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और एक्सेलरेशन पॉजिटिव को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस चीज को भी समझें, रिटार्डेशन जो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, इस चीज को याद रखें। उसके अलावा अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो वहाँ एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीजें जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या करें, इसको हम कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। dv जो हमारा यहाँ से हो जाएगा वो हमारा a dt हो जाएगा। यहाँ से क्या करें, इसको dv को तो इधर ले आए और a dt को इधर ले जाए तो dv की वैल्यू a dt हो जाएगी। यहाँ पे dv चेंज वेलोसिटी को दिखा रहा है, dt टाइम चेंज को दिखा रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेशन में याद रखें क्वेश्चन कैसे आते हैं। कहता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू b × t है। सपोज किया ये क्वेश्चन आपको दे दिया और कहता है कि जो बॉडी है t बराबर 0 से लेके t बराबर 1 तक जो बॉडी की वेलोसिटी है वो बताइए कि t बराबर 0 से t बराबर 1 तक बॉडी कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी। इस तरीका का सपोज किया क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप देखिए कैसे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन में a की जगह पे क्या करें, इसको a को इंटीग्रेशन से बाहर ना लाएं, बल्कि क्या करें यहाँ पे bt dt रख दें सिंपली, और उसके बाद क्या करें इधर हम इंटीग्रेट करते हैं इसको v वेलोसिटी, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे v हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा bt² हो जाएगा दिस वन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a लगाते हैं। जब हम लिमिट ना लगाएं क्वेश्चंस के अंदर तो याद रखें सदा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम सदा यूज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास bt² प्लस a होगी। अब कहता है t बराबर 0 से t बराबर 1 तक, तो आपके पास में क्या होगा, t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी है पहले उसको देखें। वो तो हमारा जब हमारी वेलोसिटी है उसके अंदर जब हम इसको निकालना चाहते हैं तो ये याद रखें कि t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम v को u कहते हैं, ये भी याद रखें, v हमारा u होता है, इनिशियल वेलोसिटी वो होती है, और t बराबर 1 पे वेलोसिटी को हम v कहते हैं। इस तरीका से तो यहाँ पे क्वेश्चंस में ये भी कह सकता है t बराबर 0 पे वेलोसिटी बताएं क्या है, तो t बराबर 0 पर अगर यहाँ पे वेलोसिटी लगाएं तो v की वैल्यू a हो जाएगी, a। ये ध्यान रखें कि v बराबर u बराबर क्या होगा, यहाँ u की वैल्यू हमारी सिंपली a हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि t बराबर 0 पे जब बॉडी ने चलना ही शुरू किया था तो वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसको u बोलते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू u हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो जिससे भी शुरू हुई थी, प्लस bt²/2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, v बराबर u प्लस bt²/2। अब क्या कहता है, t बराबर 1 पे वेलोसिटी पूछता है तो यहाँ पे t बराबर 1 रख दें, v का आंसर u प्लस v/2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके अलावा एक सिंपल जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है उसे भी सीखें। तो dv जैसे हमारा आ गया, dv की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन को फिर से मैं यूज कर रहा हूँ, dv की वैल्यू हमारे पास आ गई a dt। अब क्या करें, इसको t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी है उसको u मान लें, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है उसको u ले लें t बराबर 0 पे, और जब टाइम t हो जाता है तो वेलोसिटी को मान लें v। तो यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो v आ जाएगा, u हो जाएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट v हो जाएगी, इक्वल टू, अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो इनको कांस्टेंट से बाहर ले आए। जैसे यहाँ पे आप बाहर नहीं ला सकते, ये एक टाइप का फंक्शन है, तब आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था।
यहाँ पे ए को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, अगर हमारा ए कांस्टेंट है मींस टाइम का फंक्शन नहीं है, ए चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ए इंटू टी आ जाएगा, क्योंकि ए और अपन लिमिट लेंगे तो टी हो जाएगी, लोअर लिमिट लेंगे तो हमारी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू हमारा ए टी हो जाएगा, और ये हमारा फेमस एक्सप्रेशन v बराबर u प्लस ए टी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये एक्सप्रेशंस कैसे गाइड किया, इस तरीका से हम इसे लाते हैं। और एक एक्सप्रेशन की जनरल डेफिनेशन भी होती है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v हमारी बाद में वेलोसिटी हो गई, u शुरू में थी, तो v माइनस यू वेलोसिटी हो गई चेंज अपॉन टाइम t में होगी। तो यहाँ से सिंपली हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन से हमें चलना है, तो इस तरीका से हम एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से क्या करेंगे, dv बराबर a dt कर देंगे, लोअर लिमिट u ले लेंगे टाइम t बराबर 0 पे, वेलोसिटी v ले लेंगे टाइम t के ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखो, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, और यहाँ पे a बराबर v माइनस u बाई टी में d पैरामीटर पूछ देगा, चौथा पैरामीटर हमसे पूछ लेता है। तो इस तरीका के क्वेश्चंस एक्सप्रेशन पर पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेलोसिटी जो रहती है वो हमारी रहती है ds अपॉन dt। तो वेलोसिटी जो होती है वो हमारी रहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर dt समय के अंदर डिस्प्लेसमेंट ds है तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt को सिंपली हम लिख सकते हैं उस एक्सप्रेशन से u प्लस ad, और यहाँ से ds की वैल्यू को हम लिख सकते हैं u प्लस ad, और dt को इधर ले जाए उसके बाद इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फेमस एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें। अगर शुरू में एस नॉट थी जब टाइम टी था, चली गई डिस्टेंस, बाद में एस हो जाती है जब टाइम टी है, तो यहाँ से हम इसे इंटीग्रेट करके सिंपली ला सकते हैं एस माइनस एस नॉट यहाँ से मिलेगा हमें, और यहाँ से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। तो एस की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। अगर शुरू में एस नॉट को हम जीरो दें, अगर क्वेश्चन में दे रखा है, तो एस की जो वैल्यू है वो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन यहाँ से हमें गाइड कर सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी यहाँ से ले सकते हैं, और अगर दोनों को यूज करें तो यहाँ से हमें v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2s हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारे गति के जो एक्सप्रेशन हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, a एक्सेलरेशन है। तो इन पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर जैसे पूछ लेगा तीन पैरामीटर एक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन u देगा, t देगा, a देगा, ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। तो इस तरीका के क्वेश्चंस करके चलें, इसका याद रखें कि जब स्क्वायर करेंगे तो और इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण रिजल्ट है। साथ साथ एक चीज भी और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन से मैं क्यों कहता हूँ कि v स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सप्रेशन है और s चली गई डिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन को लें और हाफ एम से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होती है हमारी हाफ एम इंटू 2s, ये आ जाएगी यहाँ से, और ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारी जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल करते हैं F इंटू एस, और ये होता है F इंटू एस जो होता है वो वर्क का एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें दे देता है वर्क। तो यहाँ पे वर्क बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे हमसे पूछ सकता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब अगर बॉडी के कोई भी वर्क नहीं कर रही है तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्क जीरो होगा, तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर होगी। अगर वर्क पॉजिटिव है तो अगर बॉडी के ऊपर वर्क होता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, तब वर्क पॉजिटिव होगा। और तीसरा केस ये होगा वर्क नेगेटिव कब होता है, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे क्या कहेगा मास दे दिया बॉडी का, v दे दिया, u दे दिया, और पूछा बताइए वर्क कितना हुआ, तो आप सीधा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन कर जाए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर से तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, हाफ एम वी स्क्वायर से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मैं इसमें वीडियो में कुछ कंसेप्चुअल चीजें भी बता रहा था, फिजिक्स का जो भी बता रहा था, कुछ सिंपल जो एक्सप्रेशन से हमें कैसे निकालते हैं,
क्वेश्चन कैसे बनता है इन्हें बता रहा था, छोटी छोटी चीजें बता रहा था। तो अगर ये वीडियो इस तरीका के कंसेप्ट आप तैयार करते हैं तो ये निश्चित तौर से पीजी की जैसे एग्जाम में आपको लाभ देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस तरीका की मैं वीडियो कुछ और भी अपलोड कर सकता हूँ, तो आप बताएं, इस वीडियो को देखें और देखें कि आपको क्या इस तरीका के कंसेप्ट आपके तैयार है। अगर आप ऐसे कंसेप्ट तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से पीजी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप जो है इससे लाभान्वित होंगे। इस आशा के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।